जिस मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा मामला था? ए. हिंदू कोड बिल, बी. पेप्सो नियोग विधेयक, सी. भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट, डी. दहेज प्रतिषेध विधेयक। इसका आंसर है सी, यानी भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट। इसमें राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं करेगा। कब? वह स्वयं प्रत्याशी होता है तो, या उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो तो, या फिर वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो यही आंसर है। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य प्लस राज्यों के विधानमंडल का निचला सदन यानी विधानसभा भाग लेता है, विधान परिषद नहीं लेती है। विधान परिषद हम किसे कहते हैं? उच्च सदन को। तो यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन से है तो राष्ट्रपति के लिए मतदान करेगा, और यदि मुख्यमंत्री निम्न सदन यानी विधानसभा से है तो मतदान करेगा, विधान परिषद से होने पे नहीं करेगा। आगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? यानी इन सेवाओं को खत्म कर दिया जाए। तो इसमें ऑप्शन हैं ढेबर आयोग, कालेकर आयोग, खेर आयोग और राजमन्नार आयोग। तो इसका आंसर है राजमन्नार आयोग। अगला है, नीचे 4 युग्म दिए हैं, इसमें से सही युग्म बताइए। ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत के पद पर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इसका आंसर है, और के.आर. नारायणन, ये दोनों ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत के पद पर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन और के.आर. नारायणन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, ना तो वित्त आयोग ही संवैधानिक आयोग है ना योजना आयोग। ये गलत है। योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का अगला प्रश्न सेंटेंस है, वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सारी चीजों की पुनरीक्षा करता है। ये गलत है। बजट के राजस्व की बात नहीं। ठीक है, कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये सही है गलत है? ये भी गलत है। अगला है, वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्य और दायित्व की परस्पर अतिव्याप्ति हो सकती है। ये सही है कि दोनों के कार्यों में ओवरलैपिंग हो सकती है, क्योंकि दोनों ही किसके? भारत की जनता के लिए और आर्थिक क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? प्रश्न समझ में आया बच्चों? नहीं आया? नहीं आया, मैं फिर से बता देती हूँ। ये कुछ नहीं है, वित्त आयोग और योजना आयोग पे पूछ रहा है। इसने पूछा है कौन सा सही है, तो ना तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय और ना योजना आयोग। तो ये गलत है, क्योंकि वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है। अगला है, वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट का राजस्व को बांटने का है, जबकि योजना आयोग सारे काम करता है। ठीक है, ये भी नहीं, क्योंकि भाई वित्त आयोग जो है बजट के विभाजन के अलावा और भी बहुत सी चीजें एक फाइनेंशियल है वो इसमें आती हैं। अगला है, कोई व्यक्ति एक ही समय वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, और अंतिम है जो कि इसका उत्तर है, वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति हो सकती है। ओवरलैपिंग, भाई दोनों विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, वो दोनों आर्थिक संरचना के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग हो सकती है। अब समझ में आया आप लोगों को कि क्या कह रहा है प्रश्न? हाँ, आगे अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह कौन सा है? तो मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति
निदेशक तत्वों को अग्रता यानी प्रायोरिटी पे रखना, ये स्वर्ण सिंह समिति ने रखा है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, यानी दोनों में कौन सी चीज कॉमन है इंडिया में और अमेरिका में। एकल नागरिकता ये भी कॉमन नहीं है, ये अमेरिका में नहीं है। संविधान में 3 सूचियां ये भी कॉमन नहीं क्योंकि अमेरिका में 2 है। न्यायपालिका की द्वैधता यानी दोहरी न्यायपालिका ये भी नहीं है। तो अंतिम बचा है कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में है कि संविधान की व्याख्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला है कौन से मत भारत की संविधान की समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो पहली होगी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, याद रखिएगा जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। अगला मैच करने के लिए है कि किस किस देश से हमने क्या लिया, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया भी है। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो मूल अधिकार तो हमने यूएस से लिए, फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से। इमरजेंसी हमने कहाँ से ली है, इमरजेंसी हमने ली है भाई जर्मनी से। और डीपीएसपी कहाँ से लिए, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए। आगे है संविधान सभा के संबंध में निम्न कौन सा एक कथन सत्य है, यानी संविधान सभा के संबंध में कौन सी बात सत्य है। तो इसमें जो आंसर है, कई सारे कथन दिए, सही पूछा, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये सही है गलत है, इन्होंने तो इसको सही माना है, यानी वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। अगला ये प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, इसको गलत माना है। ये बहुदलीय निकाय था, इसको सही माना है। और इसमें कार्य करने की कई समितियां थी, इसको भी सही माना है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन से कथन सत्य है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, सही है गलत है, तो ये सही है। अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, ठीक है, क्या है। तो इसका आंसर है संविधान के अनुच्छेद 91 के ए में दी गई है। तो अगर मीडिया की स्वतंत्रता पूछी जाए तो आप 91 याद कर लीजिएगा। अगला है केंद्र राज्य संबंध यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन में म्युनिसिपल संबंध किसको कहा गया है। तो म्युनिसिपल संबंध है योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, यानी कि जब भी प्लानिंग होगी तो राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा। अगला प्रश्न है कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना है, यानी नीचे एक लिस्ट दी है, उसमें प्रधानमंत्री दिए हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह, पीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। और इसमें बताया है कि वह कौन है जो मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना है। तो इसका आंसर है चंद्रशेखर। बाकी चारों पहले मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री बने, सिर्फ चंद्रशेखर ऐसे नहीं थे। अगला प्रश्न आ जाइए, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें कूट है, मैं एक एक बोलती हूँ, आप बताइएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की तो की जाती है, ये भारत का राष्ट्रपति करेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं करेगा और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नहीं करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। दिनेश गोस्वामी समिति तो ये है निर्वाचन सुधारों से, याद रखिएगा निर्वाचन सुधारों से। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, यानी नेशनल लेवल के राष्ट्रीय
तो इसका आंसर है, एक तो मुस्लिम लीग है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया है। तो इनमें कोई भी नहीं, ठीक है, सारे रीजनल हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जो गारंटी की राशि होती है उसको भी खो देता है, इसका अर्थ क्या है? बड़ा आसान प्रश्न है भाई। इसका अर्थ ये है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, बहुत अधिक थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वोट आपस में ही बट जाएंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे, उसे इतने कम वोट मिलेंगे कि उसकी जो गारंटी होती है वो भी खत्म हो जाएगी। भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संवैधानिकतर और विधेयतर संस्था या संस्थाएं हैं? तो इसका जो आंसर है वो राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन। ये क्यों बनाई गई है? राज्यों के बीच आपस में सहयोग करने के लिए, समन्वय करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात है, ये संवैधानिकतर है, यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। तो एक तो हो गई राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, और दूसरी राज्यपाल सम्मेलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन चाहिए? देखिए, आप जब पढ़ेंगे पॉलिटी तो उसमें एक ये बताया गया है कि जब भी संशोधन किया जाता है संविधान में, तो उसमें क्या किया जाता है कि 3 रीतियां। एक तो साधारण चीजें, साधारण वोटिंग हुई और परिवर्तन कर दिया गया। अगर कोई विशेष है तो 2/3 लोग होने चाहिए, और अगर विशेष अति विशेष है जिसमें राज्यों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में इस तरह से होगा कि 2/3 बहुमत उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो ये हो गया। तो इसमें जब हम बात करेंगे कि किन पर आधे राज्यों की सहमति चाहिए, तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल इस पे भी आधे, अगर परिवर्तन करना है, संशोधन, तो हमें आधे राज्यों की सहमति चाहिए होगी। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो इसमें भी चाहिए होगी, और 7वीं अनुसूची में कोई फेरबदल किया जाए तो इसमें भी करनी होगी, ठीक है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मत देने का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, यानी विधानसभा। आपको पता है विधानसभा के जो सदस्य होते हैं तो वो लोकसभा को कैसे वोट देंगे? भाई, लोकसभा को आम जनता चुनती है, तो ये भी नॉर्मल वोटर की तरह लोकसभा को चुनेंगे। और राज्यसभा को कैसे चुनते हैं कि भैया उसमें राज्यों के विधानमंडल अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, इसलिए। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला प्रश्न है, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। याद रखें कि 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? ठीक है, जबकि पहले थी, तो मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पहले विधान परिषद थी और आज की डेट में नहीं है। अगला प्रश्न सुनिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद का विरोध करना, ठीक है, ये कहाँ पे दिया है? अपने अनुच्छेद 15, जो संविधान का फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है उसमें, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो समता का अधिकार। तो आपका धर्म के विरोध, धर्म आदि के आधार पर विभेद का विरोध किया जाए तो वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी या समता का अधिकार, ठीक है। अगला है, राज्य सरकारों को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो भारत का संविधान, ठीक।
यदि किसी राज्य में लोकसभा की 42 सीट्स है और उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित होंगे? तो 6, याद रखिएगा 6। अगर 42 सीट्स हैं तो 6 स्थान आरक्षित रिजर्व होंगे, किसके लिए? एसटीज के लिए, ठीक है, नहीं एससी के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। आगे है, केंद्र तथा राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसमें आती है? उसकी मूल अधिकारिता में, यानी उसका बेसिक राइट है। बेसिक राइट क्या है कि जो भी विवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हो रहे हैं उन विवादों को निपटाने का। आगे है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अधीन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण, यानी अब वो जुडिशरी काम नहीं कर रहा है, जुडिशियल काम नहीं कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, तो वो चीफ जस्टिस के अंदर में है। और अगर जब वो जुडिशियल काम करता है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश से अभिप्राय क्या है? तो ये अभिप्राय है, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को भी कहते हैं, सत्र न्यायाधीश को भी कहते हैं, और लघु मामलों के न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं? सिंपल सी चीज पूछ रहे हैं कि कौन है जो राष्ट्रपति को चुनने का काम तो करता है लेकिन उस पे महाभियोग चलाने का कार्य नहीं करता है? तो राज्यों की विधानसभाएं, यानी राज्यों की विधानसभाएं इलेक्शन में भाग लेती है, महाभियोग में नहीं रहती है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ये है ग्राम, खंड और जिला, यानी त्रिस्तरीय। आप सबको पता होना चाहिए कि शासन संरचना कैसी है पंचायतों की, त्रिस्तरीय। अगला है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी जो वाक स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होती है, उस अधिकार का उल्लंघन होगा, यानी राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। इससे अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से हम जो है राष्ट्रगीत को किसी को गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। भारत का प्रधानमंत्री, अब प्रश्न सुनिए क्या है, इसके नीचे 4 कथन दिए हैं। भारत का प्रधानमंत्री, इसका सही आंसर तो ये है कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्व विवेक का प्रयोग करता है। भाई ये तो हमें पता है कि जब ये मंत्रियों को के विभाग देता है तो अपने स्व विवेक के आधार पर देता है। तो क्या नहीं करता है वो भी देख लें। अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं। अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से, क्लियर करके नहीं दिया है ये। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ परामर्श करेगा और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, ये भी नहीं। राष्ट्रपति से वो परामर्श नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति उससे परामर्श करता है। ठीक है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, ये भी गलत, सीमित नहीं है बल्कि स्वविवेक की शक्तियां हैं। अगला है, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है कि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ऊपर के दोनों वक्तव्यों में बताइए। ये अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी सही है, ये संवैधानिक नहीं है। अगला प्रश्न जो है जनगणना से ध्यान से सुनिए। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा
भाई इतना सब गाना गाने के बाद कुछ नहीं है इस प्रश्न में। इन्होंने बस एक ही चीज पूछी है कि वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य कौन सी वाली जनसंख्या से है। तो सिंपल आंसर है 1971। यानी अभी तक हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन होते हैं और उसमें जितने लोग चुने जाते हैं, तो जनसंख्या का जो आधार है कि कितनी जनसंख्या में इतने लोग जाएंगे, वो अभी भी हम 1971 का मान रहे हैं। और कब तक मानेंगे? 2026 तक। कारण इसका ये है कि राज्यों को कहा गया है कि आप जो है अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करिए, और राज्य क्या कहेंगे कि हम जनसंख्या बढ़ाएंगे क्योंकि ज्यादा जनसंख्या पे ज्यादा एमपीज जाएंगे। तो उस जनसंख्या नियंत्रण की नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कि लोग अपने यहाँ पॉपुलेशन ना बढ़ाएं, ये कहा गया कि भाई अब उतने ही एमपी जाएंगे जितने की 1971 की जनसंख्या थी, और ये कब तक रहेगा? 2026 तक। यानी यदि यूपी से कोई एमपी जाते हैं तो 71 में जितनी पॉपुलेशन थी उसके अनुसार ही जाएंगे। कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए, एमपीज में अब कोई भी इजाफा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में क्या चीज लिखी हुई है? इसके आंसर देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति संसद की कहीं भी डेफिनेशन आ जाए, क्या है संसद? तो राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा क्या है? संसद है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और किस चीज की शपथ लेते हैं? तो इसमें तो सब लेंगे, वो लेंगे संविधान और विधि की मर्यादा की। तो ये जो ऑथ लेते हैं किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को बनाए रखने की। अगला है इसमें हमारा प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसकी लेता है? तो ये है आपका भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की। ठीक है। अगला है, संसद सदस्य किसकी लेते हैं? संसद सदस्य किसकी लेते हैं? कर्तव्यों के निष्ठा पूर्वक निर्वहन की। और संघ के मंत्री किसकी लेंगे? तो सूचना की गोपनीयता की। याद रखिएगा। तो ये हमारी हो गई शपथ। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान से सुनिए, पूरी की पूरी प्रियम्बल है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, मतलब इन्होंने पूरा प्रियम्बल गा के और एक जगह डैश डैश छूटा हुआ है कि ये पूरी प्रियम्बल हमने कब अपनाई है? तो डेट का ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी किस बारे में? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन, यानी लोकसभा के चुनाव में सरकार किस तरह से पैसा खर्च करे, वित्त देगी। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता को बनाए रखना, वो भी है। और तीसरा है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप नहीं करना, ये भी है। तो तीनों चीजें पंचशील में है। क्या नहीं है? गुट निरपेक्षता। इसमें एक ऑप्शन है, वो है गुट निरपेक्षता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। सही बात है। जहां पे दो दलीय प्रणाली होती है वहां पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना कहां से शुरू हुई? तो अमेरिका से। जो PIL है, लोकहित के मुकदमे, वो US से शुरू हुए हैं। यदि भारत में प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो क्या होगा?
यानी प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा से आ रहा है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो कहाँ का है, राज्यसभा का। जबकि विश्वास मत या अविश्वास मत के केस में लोकसभा ही वोट देती है। अगला है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची। आपने ये मैंने आपको खुद पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया 1 से लेके 12 अनुसूचियों में किस किस में क्या क्या चीज दी गई है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है भाई? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित उपबंध। अगला है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से कि भारत में, यानी ये कुछ ब्रिटिश की संसद में क्या फर्क है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली के साथ साथ न्यायिक पुनर्विलोकन है, जबकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है। अक्टूबर 1959 में पंचायत राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यानी जो इकोनॉमिक सर्वे आता है कौन देता है? मंत्रालय। अगला प्रश्न सुनिए भाई, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक ब्रिटिश सिटीजन दावा नहीं कर सकता किसका? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, क्योंकि ये किसको मिला हुआ है? नागरिक। समय तक चला, क्या चला? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए सब लंबे चले, 1861 वाला तब तक चला जब तक 92 वाला आया, है ना। फिर 92 कब तक चला? 1909 तक। लेकिन 1909 वाला केवल 10 साल चला, जब तक 1990 वाला एक्ट नहीं आ गया। भारतीय संविधान किस तरह के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो लोकसभा, राज्यसभा। यानी संशोधन करने वाले कौन है? लोकसभा भी कर सकती है और राज्यसभा। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर यानी बैठ जाना, किसी को चुप करा दो और किसी को बोलने की परमिशन दे दो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करिए और अग्रता क्रम में इन्हें लगाइए, यानी प्रोटोकॉल ऊपर से नीचे तक कौन होगा? तो पद के मामले में सबसे ऊपर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद होगा संघ का मंत्रिमंडल, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सबसे नीचे मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न सुनिए, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स को बांटना। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित है? तो वो है एमपी में। एमपी में सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित है। एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ इस पर निर्भर करती है कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। बिल्कुल सिंपल किसी बात कि लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन लड़ने का राइट तभी है जब वहां की वोटर लिस्ट में हमारा नाम होगा। आगे अगला प्रश्न सुनिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत में किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है? तो बिना किसी राज्य की सहमति पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी का मामला हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता नहीं है? 35 के अधिनियम की। तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन, ये गलत है, ये नहीं है। बाकी द्विसदनीय विधानमंडल है, प्रांतीय स्वायत्ता है, एक अखिल भारतीय संघ है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करना
चाहिए। तो ये है 350 ए, 350 ए। 350 ए में क्या बताया है कि मातृभाषा में शिक्षा। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में है? इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, याद रखिएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह परामर्श के लिए कहता है। चलिए आप लोग जरा बताइए, आपको सवाल सारे समझ में आए जितने भी मैंने पढ़ाए? कोई ऐसा जिसमें डाउट हो?